तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी का नाम है सात आत्माएं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है, तो मेरा बस आपसे एक ही विनती है कि आप मुझे कृपया कमेंट में बताएं आप मेरी कहानी कहाँ कहाँ से सुनते हो। तो कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, या यूँ कहें अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी तो मैं डॉक्टर का कोर्स कर रहा हूँ। इस राह पर जाना, डॉक्टरी लाइन पर, सिर्फ मेरी परंपरा पर नहीं था ये फैसला। ये मेरे जीवन का सपना था, मेरी आत्मा की पुकार। जब कोई इंसान दर्द में होता है, जब किसी की सांसें जवाब देने लगती हैं और जब उसका परिवार टूटने के कगार पर होता है, तब अगर कोई उसे हाथ बढ़ाकर दोबारा ज़िंदगी दे सके तो वो ईश्वर का रूप ही होता है। मैं उसी शक्ति का माध्यम बनना चाहता हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहाँ डॉक्टरों की बेहद कमी है, या यूँ कहें डॉक्टर एक दो ही हैं। मैंने अपनी बचपन में यही देखा है कि लोग इलाज के भागदौड़ में अपना दम तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि नज़दीक में कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने अपनी माँ को एक रात अपने पड़ोसी की एक औरत की डिलीवरी करते देखा, बिना किसी औजार, बिना किसी ट्रेनिंग के, बस अनुभव और हिम्मत के सहारे। उस रात कुछ ऐसा मेरे भीतर टूटकर जुड़ा कि मैंने ठान लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा और फ़र्क लाऊंगा। कॉलेज में दाखिला लेना भी आसान नहीं था। गांव की स्कूली सीमित संस्था और परिवार की स्थिति ने हर कदम पर चुनौती दी, लेकिन मेरी जिद और मेहनत ने रास्ता बना ही दिया। मुझे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहाँ की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी। दिन रात पढ़ाई, प्रैक्टिकल, मरीजों से मिलना और उनकी अनुभव के निर्णय करना, नियम में रहना, ये सब सीखना पड़ा। कभी कभी थक कर सोचता था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या सच में मैं वो बनना चाहूँगा बचपन में जो ठाना था? लेकिन फिर याद आता है कि वो गाँव, वो रातें, लोगों के आंसू, माँओं की चीखती हुई आवाज़ें, जब कोई दम तोड़ता है। मैं आंसू देखता हूँ जिसमें एक दिन मैं मुस्कान लगा सकूँ। अब मैं अपने कोर्स में आखिरी चरण पर हूँ। इंटर्नशिप कर रहा हूँ, अस्पतालों में ड्यूटी दे रहा हूँ, मरीजों को देख रहा हूँ। हर कदम, हर मरीज कुछ ना कुछ मुझे सिखाता है। कभी धीरज, कभी संविधान, तो कभी दर्द को सहने की कला। यही मेरी असली कहानी शुरू होती है। छुट्टियों का मौसम था। मैं अपने मेडिकल कॉलेज की स्थान से भरा हुआ घर लौट आया था। दिनों बाद अपने घर की मिट्टी की महक, माँ के हाथों का खाना और पिता के साथ मुस्कुराने के जैसे मेरी आत्मा को सुकून मिल गया हो। गांव की गलियों में अब मैं एक नया इंसान था। हर कोई मुझे देखता और कहता, यही है रामू का लड़का, अब ये डॉक्टर बन रहा है। कभी कोई बुजुर्ग मेरे सिर पर हाथ फेरता तो कोई छोटा बच्चा दूर से कहता, डॉक्टर भैया आ गए। वो रहना, वो अपनापन, जैसे मेरी सालों की मेहनत को गांव ने खुद अपना लिया हो। दिन भर मैं अपने माँ बाप के साथ खेतों में घूमता, पुरानी यादों को ताज़ा करता और कभी कभी गांव के लोगों को दवाया देता। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात का वक्त तकरीबन 10 बज रहे थे। सर्द हवाएं और खामोशी पसरी हुई थी। तभी हमारे घर को पुराने लैंडलाइन पर फ़ोन की घंटी बजती है। इतनी देर रात को कॉल आना वैसे भी सामान्य था, और फिर वो भी लैंडलाइन पर। पिताजी ने फ़ोन उठाया। कुछ क्षण बात करने के बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने फ़ोन मुझे थमाया और धीमे से कहा, बेटा अब बात करो, दूसरे गांव से बहुत ज़रूरी बात है। फ़ोन पर आवाज़ कांप रही थी। एक ज़्यादा उम्र का आदमी, शायद किसी किसान की आवाज़ थी। डॉक्टर बाबू, हमारा बेटा बहुत बीमार है।
सांस भी नहीं ले पा रहा, बुखार से जल रहा है। आसपास कोई डॉक्टर नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आ जाइए, वरना वो बच नहीं पाएगा। मैं चुप कर उसकी बातें सुनता रहा। कुछ पल के लिए चुप रहा। गांव के बीच की दूरी, रात का समय और रास्ते का सुनसानपन सब मेरे मन से उड़ने लगा। लेकिन एक जीवन संकट में था और मैं अब सिर्फ एक बेटा या छात्र नहीं था, मैं एक डॉक्टर था। मैंने कहा, पता बताइए, मैं निकलता हूँ अभी। मेरे इस फैसले से घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन मेरी माँ आंखों में डर और गर्व एक साथ चमक रहा था। और फिर मैं अपना सामान बांधा और निकल पड़ा उस पास ही वाले गांव में। रास्ते में, या यूँ कहें कि रास्ता बहुत ही अनजान था। मैंने अपनी मेडिकल किट उठाई, मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और रात के सन्नाटे में निकल पड़ा। रात को सन्नाटे को चीरता हुआ ऐसा लगा जैसे मैं गांव से बाहर अभी निकला हूं और अंधेरे ने मुझे चारों ओर से घेर लिया हो। सिर्फ मेरे बाइक की हेडलाइट ही थी जो रास्ता दिखा रही थी, और शायद वही मेरे एकमात्र साथी ही भी थी उस पल। सड़क कच्ची थी, जगह जगह चीकड़ और गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। हवा थोड़ी तेज चल रही थी और पेड़ों की सरसराहट कभी कभी कानों में फुसफुसाहट जैसी लगती थी। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि एक बच्चे की ज़िंदगी दांव पर थी और मैं एक डॉक्टर था। मेरी जिम्मेदारी थी, जो कि मेरी जिम्मेदारी मुझसे भी आगे थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जब मैं उस गांव की सीमा के करीब पहुंचा, तभी मेरी हेडलाइट की रोशनी में कुछ अजीब सा दिखा। रास्ते के किनारे बिल्कुल गांव के मुहाने पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, आंखें गहरी और चमकती हुई, और सिर पर एक पुरानी सी ओढ़ी हुई टोपी। उसने सफ़ेद धोती और एक भूरे रंग की फटी टी शर्ट ओढ़ रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहा हो। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, उसने धीरे से दूर से ही हाथ उठाया और मुझे रोकने का इशारा कर दिया। डॉक्टर बाबू, उसने पूछा। तभी मैंने हल्के से सिर हिलाया। उसने बस इतना ही कहा, चलिए, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। रास्ता इधर से है डॉक्टर बाबू। मैंने बिना कुछ सवाल किए उसके पीछे बाइक मोड़ ली। उस वक्त मुझे कुछ अजीब ज़रूर लगा, लेकिन शायद थकावट या रात का वक्त था और हालात ने भी मेरे दिमाग को शायद थाम लिया था। थोड़ी देर चलने के बाद हम उस घर के पास पहुँचे जहाँ पर वो बीमार बच्चा लेटा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी मुझे जिस रास्ते से लेकर गया वह गांव की मुख्य पगडंडी से थोड़ा हटकर था। कुछ ही टाइम बाद हम एक बड़े से हवेली जैसे घर के सामने पहुँचे। बाहर एक छोटी सी मंडी, एक नीम का पेड़ और उस पेड़ के पीछे लंबा सा आंगन था। बूढ़ा वहीं रुक गया और बोला, सेठ जी का घर है, उनका नौकर आपको अंदर ले जाएगा। इतने में ही उसके कहते ही अंदर से एक दुबला पतला आदमी, शायद वही नौकर, दौड़ता हुआ आया। उसने मुझे झुककर नमस्ते किया और कहा, डॉक्टर बाबू जल्दी चलिए, बच्चा बहुत ही नाजुक हालत में है। वो मुझे अपने घर के दरवाजे की ओर ले जाने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र नीम के उस पेड़ की तरफ पड़ी। उस पेड़ के नीचे, मतलब उसके पीछे, एक औरत खड़ी थी जो मुझे छुपकर देख रही थी। उसके पीठ मेरी तरफ थी, बाल बिखरे हुए, शरीर पर एक कटी फटी और काली साड़ी, और वो बेहद अजीब तरीके से रो रही थी। इसकियों की आवाज़ इतनी धीमी लेकिन दिल तक को चीर देने वाली। मैं ठिठर गया वहीं पर ही। वो कौन है? मैंने धीरे से पूछा। नौकर ने चौंक कर मेरी ओर देखा। कौन डॉक्टर बाबू? मैंने फिर से पेड़ की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नीम का पेड़ अकेला खड़ा था, ठंडी हवा में हिलता हुआ। मैं कुछ पल के लिए चुप कर खड़ा रहा, लेकिन फिर खुद को संभाला, शायद थकान के वजह से।
ये भ्रम होगा। मैं उस घर के अंदर गया। अंदर का दृश्य और भी विचलित करने वाला था। एक बड़े कमरे में लालटेन की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। कमरे के बीच में लकड़ी का पलंग खड़ा था और उस पर 8-9 साल का लड़का बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा पीला, आंखें बंद और पूरे माथा भस्म या राख से भरा हुआ था। उस पर राख लगी हुई थी, जैसे किसी तांत्रिक विधि का हिस्सा रहा हो वो बच्चा। और उसके ही बगल में एक आदमी सिर पकड़कर बैठा था और सिसकियों से रो रहा था। उम्र 40 या 45, चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में असहाय पीड़। शायद वही सेठ जी थे। जैसे ही उन्हें मुझे दरवाजे के बाहर देखा, वो तुरंत दौड़कर मेरे पास आए और मेरे पैरों पर झुक गए। डॉक्टर साहब, मेरी आप जान भी ले लीजिए, लेकिन इसको बचा लीजिए। इस पर किसी ने काला जादू किया है, किसी ने टोटका कर दिया है। डॉक्टर बाबू, ये बच्चे को कुछ ना हो, ये बच्चा भी मरने के कगार पर है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने उसे उठाया और तुरंत बच्चे का चेकअप शुरू कर दिया। लेकिन मन में मैं यही सोच रहा था, इसके सिर पर भस्म क्यों लगी हुई है। लेकिन मेरा मन कहीं और था। उस औरत की छाया, उसका रोना और वो जो सिर्फ मुझे ही दिखाई दी थी। मैंने लड़के की नब्ज देखी। शरीर बहुत तेज धड़क रहा था और नब्ज भी। शरीर पूरा तप रहा था और माथा बिल्कुल जल रहा था। 104 डिग्री के ऊपर बुखार है। मैंने गंभीर होकर कहा, सेठ जी, हमें इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। हर सेकंड हमारे लिए कीमती है। अगर इसे समय पर दवा और ऑक्सीजन नहीं मिली तो दिमाग पर असर पड़ सकता है और शायद ये जिंदा भी ना बचे। लेकिन सेठ जी तो जैसे ही मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने धीमे से सिर झुकाया और कांपती आवाज़ में कहा, नहीं डॉक्टर साहब, आज की रात नहीं। हमें तांत्रिक जी ने मना किया है। तांत्रिक जी ने हमें कहा है कि आज की रात इसे बाहर ले जाना इस पर भारी पड़ सकता है। इसकी जान को खतरा है। कोई ऊपरी असर है इस पर, टोना टोटका, जो इसकी जान ले सकता है। तभी मेरे भीतर गुस्सा उभर पड़ा। तो फिर तांत्रिक को बुलाऊं ना, मुझसे क्या चाहते हो? मैं गुस्से में भड़क उठा। सेठ जी फौरन मेरे पैरों में नीचे गिर गए। नहीं डॉक्टर बाबू, वो तो कब का चला गया। वो बस कह गया है सुबह तक इस बच्चे को बाहर मत ले जाना, नहीं तो जान नहीं बचेगी। बस आप कुछ कर दीजिए डॉक्टर बाबू, इसे कृपया बचा लीजिए। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह पाया। मेरे सामने एक बच्चा तड़प रहा था और एक बाप रो रहा था। मैंने बैग से एक तेज साल्ट वाला, बुखार तेज़ी से कम करने वाला इंजेक्शन निकाला। एक आखिरी कोशिश बोलते हुए धीमे से उस बच्चे की बाह पर लगा दिया। कुछ पल के लिए तो कमरे में शांति छा गई। मैंने लड़के की आँखों की पुतलियों पर टॉर्च डाली। हल्की सी हरकत हुई, शायद इंजेक्शन असर कर रहा था। लेकिन तभी सेठ जी ने आवाज़ फिर से टूटी हुई, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा गंभीर और रोती हुई डरावनी आवाज़, डॉक्टर बाबू, पहले इस घर पर साया है। पहले इसकी माँ भी ऐसे ही मरी। वो हमें कहती थी कि हम मेरे चारों ओर 7 चुड़ैलें हैं जो मुझे बहुत परेशान करती हैं। वो कहती थी, लेकिन हमें लगता था कि वो बस उसके दिमाग का वहम है। लेकिन जब वो मरी, उसके कुछ पल पहले उसने कहा था कि मैं इसे भी ले जाऊंगी। वो भी ऐसे ही बीमार हुई थी अचानक, और अब ये बीमार हो गया है। उसके बाद सब कहते हैं डॉक्टर बाबू कि किसी ने जलन की वजह से हम पर काला जादू किया है। हमारे घर के ऊपर कोई ऊपरी साया है। कहते हैं कि एक औरत आती है, पेड़ के पास रोती है रात में। इतना उसने कहा था कि मेरे हाथ वहीं रुक गए। पेड़ के पास रोती हुई औरत, क्या ये वही थी जो मुझे बाहर दिखाई दी थी? मैंने सेठ जी की आंखों में देखा वो डर, वो एहसास जैसे वो खुद को पूरी तरह से अंधेरे के हवाले कर चुके हों। मैंने उन्हें धीरे से कहा, देखिए सेठ जी, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना इसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन सेठ जी तो बिल्कुल ही रो रहे थे। उनके बस में कुछ भी नहीं था।
वो बस एक ही रट धारे हुए थे कि इसे घर से बाहर नहीं लेकर जाएंगे। फिर कुछ देर चुप बैठने के बाद मैंने उससे गंभीर रूप से कहा, अच्छा ठीक है, देखिए सेठ जी, अगर आपको इस बच्चे को बचाना है तो मुझे जाना ही होगा। मुझे मेडिकल सहायता की ज़रूरत है। मेरे पास इस समय ऑक्सीजन भी नहीं है और ना ही कुछ ज़रूरी इंजेक्शन, और साथ में ही मैं किसी और डॉक्टर की सहायता लेकर आऊँगा। हम मिलकर इलाज करेंगे और मैं दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेकर आऊँगा। सेठ जी कुछ नहीं बोले, बस नज़रें झुकाकर धीमे से सिर हिलाया। मैंने बच्चे के पास जाकर उसके सर पर हाथ रखा। उसका शरीर अब भी तप रहा था, लेकिन उसकी सांसें कुछ हल्की सी थर रही थी। मैंने सोचा शायद इंजेक्शन ने थोड़ी राहत दी हो। आप कृपया मजबूत होइए, मैं लौटूंगा जल्दी, मैंने धीरे से फुसफुसाया। मैंने सेठ जी से कहा, बस तब तक आप इनका ख्याल रखना और कोई अंधविश्वासी टोना टोटका मत करना, मैं जल्दी ही लौटूंगा। उसने कांपती हुई आवाज़ में बस इतना कहा, ठीक है डॉक्टर बाबू, बस आपका इंतज़ार रहेगा। मैंने दरवाज़ा खोला और अपना बैग उठाया और बाहर की ठंडी रात में एक बार फिर से अकेला निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं उस घर से बाहर आया, वही नीम का पेड़ मेरे बिल्कुल फिर से सामने था। हवा में अब एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी और कुछ तो था उस माहौल में, जैसे कोई मुझे फिर से देख रहा हो। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, उस हवेली के वाड़े के बाहर एक दूसरी छोटे कद की औरत, बाल बिखरे हुए, और इस बार वो मुझे ही देख रही थी। ये उस औरत से बिल्कुल अलग थी। उसके काले गड्ढे थे आंखों में, जैसे कोई वो मुझसे सवाल पूछना चाहती हो। मैंने पल भर के लिए अपनी सांसें रोक ली, लेकिन फिर आंखें झपकने के बाद वो गायब हो गई। मेरे पीछे दरवाजे पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नौकर मेरी ओर ही देख रहा था। मैंने बाइक स्टार्ट की और आसपास की ओर देखा और निकल पड़ा, लेकिन मेरे मन में भी शक घर कर चुका था। जैसे ही मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और गांव के बाहर निकला, अंधेरा और भी गाढ़ा हो गया था। हवा में और भी सर्द थी, जैसे किसी ने रात को चुपके से जाकर पूरे गांव पर नज़र रख रहा हो। मैं गांव से बाहर निकल गया था। जैसे ही मैंने पहला मोड़ लिया और वहां पर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल ज़मीन तक लटक रहे थे, चेहरा गंदगी से सना हुआ, और आंखें नहीं थी। वो आंखें नहीं थी, जलते हुए कोयले थे। वो हंस रही थी एक अजीब तरीके से, लेकिन मुझे ये पता था कि ये हंसी इंसानों की नहीं थी। वो तो मेरे शरीर को अंदर तक काटती हुई हंसी थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाइक और तेज़ कर दी। कुछ पल के बाद एक और मोड़ आया। दूसरे मोड़ पर वहाँ पर एक दूसरी औरत बैठी थी, झुककर अपने घुटनों के बल सिर ढककर, और रो रही थी। उसकी सिसकियाँ हवा में मिलकर संगीत जैसी लग रही थी, लेकिन वो संगीत मौत का लग रहा था। मैं अब कांपने लगा था, और जब मैं तीसरे मोड़ पर मुड़ा, मेरी बाइक की लाइट टिमटिमाने लगी अचानक से ही, उसकी रोशनी में भी। और अब वो सामने खड़ी थी तीसरी औरत, चुड़ैल तीसरी। वो एक ही समय में हंस रही थी और एक ही समय में पता नहीं चल रहा था रो रही थी। उसका मुंह आधा खुला हुआ था और आवाज़ अंदर से गूंज रही थी, हंसी और रोने की एक साथ। मैंने पीछे नहीं देखा, बस मैं बाइक भगा रहा था। चौथे मोड़ पर वो एक और चुड़ैल, जो गले से पकड़कर किसी को घसीट रही थी, वो अभी अपने नाखून उसके गले में दाग देगी। उसके शरीर पर रगड़ थी, उसके हाथ बड़े बड़े और काले थे। उसने बस इतना कहा कि पहले इसकी माँ को लेकर गई हूँ और अब इसे भी लेकर जाऊँगी। मेरे कानों में बस यही आवाज़ गूंज रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चिल्लाना चाहता था पर गला सूख चुका था। पांचवें मोड़ पर एक पेड़ के पांचवी चुड़ैल लटक रही थी, वो भी उल्टा। उसका सिर एक तरफ लटका हुआ था, गर्दन दूसरी ओर मुड़ी हुई थी,
और वो मुझे घूर रही थी और वो अब हंस रही थी। वो भी जाएगा उसी जगह जहाँ उसकी माँ गई थी। अब मुझे समझ आ गया था, सेठ जी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे थे। उस घर पर किसी ने टोटका और काला जादू किया था, कोई ऐसा टोटका जो पीढ़ियों से बदला ले रहा था। छठा मोड़, ये सिर्फ एक धुंध थी और उस धुंध में परछाई जैसे तैर रही हो। किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, मत जा डॉक्टर, वरना तू भी कभी वापस नहीं जाएगा। सातवां और आखिरी मोड़, जहाँ पर वो बच्चा अब बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था और एक अजीब तरीके से हंस रहा था और साथ में ही वो 7 चुड़ैलें उसके पीछे खड़ी थी। बस उसकी अब एक धीमी सी आवाज़ और मुस्कुराहट आई। उस आवाज़ में मुझे बस इतना सुनाई दिया कि मुझे भी अपनी माँ की तरह मत ले जाना। मैंने अपनी बाइक एक पल के लिए रोक दी। दिल जैसे मेरे गले से धड़क रहा हो और मेरी सांसें बहुत ही तेज़ थी। और तभी सब कुछ शांत हो गया। जो वो 7वां मोड़ और आखिरी था, उसमें मैंने देखा कि उस बच्चे को वो 7 आत्माएं ले जा रही थीं। मैंने तुरंत ही बाइक मोड़ी और फिर उसी रास्ते पर वापस निकल पड़ा जिस रास्ते पर कुछ देर पहले मुझे मौत की सूरतें देख चुकी थी। पर इस बार बिल्कुल अजीब बात थी कि रास्ता बिल्कुल खाली था। ना कोई हंसी, ना कोई रोना, ना रोना धोना। सब कुछ जैसे अचानक शांत हो गया हो और सब कुछ जैसे गायब हो गया हो। मैं गांव के अंदर भीतर दाखिल हो गया और जैसे ही मैंने बाहर मोटरसाइकिल ढकी और अंदर सेठ जी के घर पहुंचा, घर का दरवाज़ा अध खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने धीरे से आवाज़ लगाई, सेठ जी, बच्चा कैसा है अभी? कोई जवाब नहीं मिला। मैं तेज़ी से अंदर गया और वही कमरे के बीचों बीच जहाँ कुछ घंटे पहले वो बच्चा बुखार से तड़प रहा था, अब वो बिल्कुल शांत लेटा था। उसका शरीर पर सफ़ेद चादर थी और उसकी आंखें बिल्कुल बंद थी, शायद हमेशा के लिए। एक कोने में सेठ जी बैठे थे। उनके बाल अब बिखरे हुए, माथे पर हाथ रखा हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे और उनकी आंखें सूज चुकी थीं। वो बस दीवार की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे, मैंने कहा था ना, तांत्रिक ने मना किया था। वो चुड़ैलें आ गई, उनकी माँ को ले गई थी और इसको कैसे छोड़ देती। मुझे लगता है इसकी माँ उसे लेने आई थी। मैं सुन पड़ चुका था, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पीछे से तभी नौकर की आवाज़ आई, डॉक्टर बाबू, बहुत देर कर दी आपने। उसके शब्द मेरे सीने में जैसे तीर की तरह चुभ गए। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मेडिकल बैग हाथ में ही रह गया। अब वो बैग एक बेजान बच्चे के लिए बिल्कुल बेकार था। उसका शरीर आत्मा छोड़ चुका था। मैं धीरे से पास गया और उस चादर को हटाकर बच्चे का चेहरा देखा और जैसे ही मैंने झुककर उसका माथा छुआ, मुझे किसी ने जैसे पुकारा। मेरे कानों में हल्की सी किसी की औरत की आवाज़ गूंजी, अब अगला कौन? मैंने एक झटके से पीछे देखा लेकिन कोई नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ का असर अब मेरे पूरे शरीर में फैल गया था। मैं उस मासूम बच्चे की मौत से उसके शरीर को देखकर भारी मन से डगमगाते कदमों से उस घर से बाहर निकला। रात अब भी गहरी थी लेकिन अब अंधेरा डरावना नहीं बल्कि खाली लग रहा था, जैसे किसी ने उस रात से सारी ऊर्जा निकाल ली हो। ऐसे ही मैं नीम के पेड़ से पास के गुजरा। वही औरत, वही जिसे मैंने पहली बार आते समय देखा था, वो अब मेरे पीठ सामने खड़ी थी। उसकी भी आंखों में आंसू थे, चेहरा उदास का, पर वो हंसी सब कुछ जला देने वाली थी। उसने सिर घुमाकर मुझे देखा और फिर जोर से हंसी, वही हंसी जो मौत के पहले आती है। अब वो हमारा है, एक कानों में मेरी आवाज़ गूंजी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मेरे शरीर में पूरे बिजली दौड़ गई हो। कुछ बोला भी नहीं जा सका मेरे से। और तभी उस औरत के पीछे 7 शवाएँ या कह सकते आत्माएं एक एक कर उभर रही थीं।
वही 7 चुड़ैले जिनका सामना रास्ते में हुआ था, लेकिन उनके उनके बीच अब एक चेहरा जाना पहचाना था, उनकी माँ का। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी माँ का आंखों में गहरा दुख था, जैसे वो जानती थी कि आज का अंत क्या होने वाला है। उसने मुझे एक गहरी निगाहों से देखा, एक बार बहुत ही गहराई से, और फिर एक ही पल में सब कुछ गायब हो गया। ना पेड़, ना औरत, ना छाया, ना हवा की सिसकी। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ सामान्य हो गया हो। मैं अकेला खड़ा था और घर के बाहर मैं निकल आया था। मोटरसाइकिल मेरे सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे दिल पर एक भारी बोझ रह गया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज थी और माथे से पसीना टपक रहा था। पर मैं जानता था कुछ हुआ है इस घर से। इस घर को किसी ने टोना टोटका सच में किया था, और वो 7 आत्माएं जो गंदी भद्दी और थीं, वो ही उस बच्चे को लेकर गई थी। मेरे कानों में यही आवाज़ गूंज रही थी, अगला नंबर किनका है। मुझे पता था कि अगला भी इसी के घर में से ही होगा। उसकी माँ के आंसू और उसके पिता के आंसू मुझे मेरी आंखों में अब भी गूंज रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी भी ड्रामनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके पास अगर कोई कहानी है तो आप भी मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट में बताना आपको कैसी लगी कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद।